तो हाय गाइस, व्हाट्स अप, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू ग्रेविटी सर्कल, वेलकम बैक टू द क्रैश कोर्स। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग यहाँ पर मिलकर क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग यहाँ पर मिलकर कर रहे हैं क्रैश कोर्स। और पिछले लेक्चर में मैंने आप लोगों को इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आधा करवा दिया था, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल वाला पार्ट हमने पूरा कर लिया था। और गाइस, आज के इस लेक्चर में मैं आप लोगों के साथ में कंडक्टेंस वाला पार्ट शुरू करूंगा। तो गाइस, अगर हम लोग यहाँ पर बात करें कि अगर हमारे पास में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कंडक्टेंस की बात करें या कंडक्टिविटी की बात करें, तो बेसिकली हमारे पास में पर दो तरीके के कंडक्टर्स हो सकते हैं। एक तो तुम्हारे मेटेलिक कंडक्टर्स, हम लोग सब जानते हैं पहले कंडक्टर्स होते हैं हमारे मेटेलिक कंडक्टर्स, और दूसरे कंडक्टर्स होते हैं हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स। हम लोग ये सब बात जानते हैं। अच्छा, जो आपके मेटेलिक कंडक्टर्स होते हैं, मेटेलिक कंडक्टर्स के अंदर क्योंकि फ्री आयंस अवेलेबल फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होते हैं, इस वजह से ये लोग कंडक्टिविटी करते हैं, इस वजह से ये लोग करंट को एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर जाते हैं। लेकिन इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर मैं बात करूं तो इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर हमारे पास में फ्री आयंस अवेलेबल होते हैं, और यहां पर फ्री कैटायन और फ्री एनायंस कंडक्टिविटी करते हैं। यहां पर अगर मैं बात करूं, अगर आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो इन मेटेलिक कंडक्टर्स के द्वारा जो कंडक्टिविटी करी जा रही है वो कंडक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी। सर ऐसा क्यों? भाई हम लोग सब जानते हैं, सीधी सी बात है, जो आपके मेटल्स होते हैं, मेटल्स के अंदर कर्नल होता है, मेटल के अंदर कर्नल होता है। कर्नल का मतलब क्या होता है सर? हजारों बार हम लोग कर्नल को डिस्कस कर चुके हैं। कर्नल का मतलब होता है आपके मेटल का न्यूक्लियस और इनर ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स, और आसपास कर्नल के आप लोग वैलेंस ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स इस तरीके से ड्रॉ करते हैं। वैलेंस ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स आप लोग इस तरीके से यहां पर ड्रॉ करते हैं। तो ये तुम्हारा कुछ मेटल ऐसा दिखाई देता है, जिसमें बीच में यहां पर आ जाता है आपके कर्नल, और ये बाकी हो जाते हैं इसके फ्री इलेक्ट्रॉन। दिस इज कॉल्ड एज सी, समुद्र, सी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। तो गाइस, जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो ना, तो टेम्परेचर के बढ़ने की वजह से ये जो कर्नल है, इनको भी टेम्परेचर मिलना शुरू होता है। ये जो आपके कर्नल्स हैं, इन्हें भी टेम्परेचर मिलना स्टार्ट होता है। तो ये कर्नल अपनी पोजीशन पर वाइब्रेट करने लगता है। इसके वाइब्रेट होने की वजह से जब एक कर्नल वाइब्रेट होकर इधर आएगा और दूसरा कर्नल वाइब्रेट होकर इधर आएगा, इनके बीच में रिपल्शन होगा, और उस वजह से ये जो बेचारे बीच में इलेक्ट्रॉन्स बैठे हुए हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट डिस्टर्ब हो जाएगा। और इन इलेक्ट्रॉन्स के अरेंजमेंट को अगर आपने डिस्टर्ब कर दिया, मतलब आपके फ्री इलेक्ट्रॉन्स डिस्टर्ब हो गए, और अगर आपके फ्री इलेक्ट्रॉन डिस्टर्ब हो गए तो फिर आपकी कंडक्टिविटी डिस्टर्ब हो गई। इसीलिए आप मेटल के अंदर जितना टेम्परेचर बढ़ाओगे ना, उतनी उसकी कंडक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि आप कर्नल को टेम्परेचर देकर वाइब्रेट करने लगवा रहे हो। वो वाइब्रेट होने लगेगा तो वो खुद की पोजीशन से तो हिलेगा, वो इलेक्ट्रॉन की पोजीशंस को भी डिस्टर्ब कर देगा। समझ में आ गई मेरे प्यारे बच्चों को बात? तो मेटेलिक कंडक्टर का केस आप लोगों को क्लियर हो गया। लेकिन अगर वहीं पर मेरे प्यारे किडूस, मैं दूसरा पॉइंट बना देता हूं, इसको भी अपन 2 बोल देते हैं, इसको अपन 1 बोल देते हैं। हाँ, अब अगर मैं इलेक्ट्रोलाइट्स की बात करूं तो इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो टेम्परेचर के बढ़ने की वजह से इलेक्ट्रोलाइट्स के बीच का बॉन्ड टूटेगा, एंड नंबर ऑफ फ्री कैटायन एंड नंबर ऑफ फ्री एनायंस ज्यादा बनेंगे, तो इनकी कंडक्टिविटी बढ़ने लगेगी। तो इनकी कंडक्टिविटी क्या होने लगेगी? इंक्रीज होने लगेगी। ठीक है, तो कंडक्टेंस का बेसिक पॉइंट क्लियर हो गया। नाउ आगे बढ़ते हैं और कंडक्टेंस के दो इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज की तरफ चलते हैं, रेजिस्टेंस एंड कंडक्टेंस। देखो बेटा, रेजिस्टेंस का मतलब हम लोग बहुत बार पढ़ चुके हैं। रेजिस्टेंस बोले तो इंस्टाग्राम रील, टिकटॉक, कच्चा बादाम, कच्चा बादाम, छोटी बच्ची हो क्या, ये सब क्या है? तुम्हारे रेजिस्टेंस है। मतलब पढ़ाई से तुम्हें जो चीज रोक रही है वो यही सब चीज है। ठीक उसी तरह अगर तुम्हारे किसी कंडक्टर के अंदर करंट बह रहा है, उस करंट को बहने से अगर कोई चीज रोकती है तो वो होता है उसका रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस की यूनिट हमेशा ओम्स में निकाली जाती है। रेजिस्टेंस इज नथिंग बट द रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द वायर। आपका वायर कितना लंबा है, जिसमें कंडक्टिविटी हो रही है, जिसमें करंट बह रहा है, वो उसकी लंबाई कितनी है,
डिवाइडेड बाय उसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है, डिवाइडेड बाय उसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है। तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L बाय A इज द फॉर्मूला फॉर रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का जब आप यहां से प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाएंगे तो यहां पर आ जाएगा रो। रो इज बेसिकली रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी। एंड व्हाट डू यू मीन बाय रेजिस्टिविटी? भाई रेजिस्टिविटी हम कैसे पता लगाएंगे? तो रेजिस्टिविटी पता लगाने का तरीका क्या हो जाएगा? रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू रेजिस्टेंस इंटू क्रॉस सेक्शन एरिया डिवाइडेड बाय लेंथ। आप इस तरीके से भी बड़े आराम से रेजिस्टिविटी के बारे में पता लगा सकते हो। कुर्सी आप जरा साइड में हो जाइए ताकि हमें थोड़ी जगह मिल सके। हम आपसे धन्यवाद बोलना चाहेंगे। हाँ मेरे प्यारे बच्चों, क्या हम आगे बढ़े? क्या आप लोगों को रेजिस्टिविटी के बारे में सब कुछ पता चल गया? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अच्छा, ओम सेंटीमीटर इसकी यूनिट होती है। मतलब आप थोड़ा यूनिट से भी समझने की कोशिश करो इसके डेफिनेशन को। 1 सेंटीमीटर वायर में कितना रेजिस्टेंस है, यह पता लगाना रेजिस्टिविटी का काम है। बहुत इजी सी बात है, बहुत बेसिक सी बात है। तुम्हारे वायर का अगर एक गिवन सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर है, 1 मीटर है, तो 1 मीटर वायर में कितना रेजिस्टेंस है, वो तुम्हारी रेजिस्टिविटी कहलाएगी। और रेजिस्टेंस क्या है? ओवरऑल तुम्हारा जो लंबा वायर है उसमें कितनी लंबे वायर में उसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है, उस हिसाब से हम लोग उसका रेजिस्टेंस निकालते हैं। रेजिस्टेंस का जस्ट उल्टा होता है कंडक्टेंस। रेजिस्टेंस का जस्ट उल्टा होता है कंडक्टेंस। कंडक्टेंस को 1/r से लिखा जा सकता है। R की वैल्यू देख लो, रो L बाय A है, तो 1/r में ये हो जाएगा G इज इक्वल टू A बाय रो L। जिस प्रकार तुम्हारा कंडक्टेंस रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल है, ठीक उसी प्रकार तुम्हारी कंडक्टिविटी डिनोटेड बाय कप्पा, डिनोटेड बाय कप्पा, ये आपके रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल है। तो रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल इज योर कंडक्टिविटी। तो मेरे प्यारे किडीज, जब यहां पर आप लोग G यानी कि आपका कंडक्टेंस निकालेंगे तो कंडक्टेंस इज इक्वल टू, आप यहां पर देखो ये 1/रो दिख रहा है एंड 1/रो इज इक्वल टू कप्पा। तो मैंने यहां पे लगा दिया कप्पा इंटू A बाय L। ये आपके G का फॉर्मूला हो गया ना, कंडक्टेंस का फॉर्मूला हो गया। गाइस आप यहां पर देखो 298.15 केल्विन पर हमारे पास में जैसे सोडियम है, आप देखो सोडियम की कंडक्टिविटी, सोडियम की कंडक्टिविटी 2.1 × 10⁻³ मतलब बहुत अच्छी है। कॉपर की कंडक्टिविटी और अच्छी है, सिल्वर की कंडक्टिविटी और अच्छी है, गोल्ड की कंडक्टिविटी भी अच्छी है, आयरन की कंडक्टिविटी, ग्रेफाइट की कंडक्टिविटी आप लोगों को यहां पर दिखाई दे रही है। तो ये सब आपके गुड कंडक्टर्स की लिस्ट में आ जाएंगे। ये सब आपके गुड कंडक्टर्स की लिस्ट में आ जाएंगे। अब यहां पर भी देखो एक्वस सॉल्यूशंस की बात करी जा रही है, हमने इसको पानी में डिसॉल्व कर दिया। तो पानी में जाने के बाद आप देखो वाटर की कंडक्टिविटी कितनी लो है, मतलब वाटर इज समवॉट इंसुलेटर। आप देखो 10⁻⁻5 इज अ वेरी स्मॉल नंबर, लेकिन वहीं आप देखो HCl, KCl, NaCl, एसिटिक एसिड, इनकी देखो कंडक्टिविटी इसकी अच्छी है, मतलब ये गुड कंडक्टर है, ये भी अच्छा कंडक्टर है, ये भी कंडक्टर है, लेकिन इनकी कंडक्टिविटी थोड़ी कम हो गई। मतलब ये कंडक्टर्स तो हैं लेकिन उतने अच्छे कंडक्टर्स नहीं है जितने ये ऊपर के थे। तो वैल्यूज हम लोग समझ सकते हैं और वैल्यूज देख लेते हैं। जैसे अब हम कोई इंसुलेटर की बात करें तो ग्लास और टेफ्लॉन देखो कितने बैड कंडक्टर्स की कैटेगरी में आ गए। मतलब इसका मतलब यह है कि हम यहां पर वाटर को इंसुलेटर की कैटेगरी में ना रखें तो भी चल जाएगा। हम यहां पर वाटर को भी कंडक्टर बोल सकते हैं, लेकिन बहुत वीक टाइप का कंडक्टर, बहुत कमजोर टाइप का कंडक्टर, क्योंकि इंसुलेटर तो 10⁻16 तक जा रहा है। और प्यारे बच्चों सेमीकंडक्टर देखो, जैसे कॉपर ऑक्साइड, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये इनकी कंडक्टिविटी है। तो बेस्ड अपॉन द कंडक्टिविटी हम लोग पता लगा सकते हैं कि एक मटेरियल क्या है। खैर ये वैल्यूज आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ आपके नॉलेज के लिए ना हो। गाइस आगे बढ़ने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपके साथ में करना चाहूंगा। गाइस ओसवाल गुरुकुल, जैसे ये मेरी वन ऑफ द फेवरेट बुक है, पता नहीं क्यों मुझे इस बुक से बेहद प्यार है। ओसवाल गुरुकुल की एक हाई स्कोर सीरीज बुक अभी मार्केट में आई है फॉर नीट एस्पायरेंट। अगर आप नीट एस्पायरेंट हो तो गाइज आपको नीट की ऑब्जेक्टिव केमिस्ट्री की बुक खरीदनी है। गाइज इसके अंदर लगभग 5000 से भी ज्यादा क्वेश्चंस हैं।
ये क्वेश्चन आप लोगों को टोटल 10 यूनिट असेसमेंट के हिसाब से दिए गए हैं। नीट, एम्स, आईआईटी, जेई के लास्ट 11 ईयर के पैटर्न के ऊपर है। उसके अलावा आप देखो जैसे कि चैप्टर नंबर 1 दे रखा है तो इसमें सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का कितना अच्छा माइंड मैप दिया हुआ है। नाउ दिस माइंड मैप इज वेरी गुड। तो ये इस तरीके से बुक प्रॉपर्ली डिजाइंड है। और गाइज इस बुक का एमआरपी आप देख लो सिर्फ 799 है। बहुत सस्ता बुक है। अगर आप अपना पैरामीटर इंप्रूव करना चाहते हैं, अगर आप अपना लेवल बढ़ाना चाहते हैं तो आई मस्ट रेकमेंड दिस बुक। आप चाहे तो ये बुक अमेजॉन किंडल पर भी ले सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप इसे oswalpublisher.com से परचेज कर सकते हैं। इनका व्हाट्सएप नंबर अवेलेबल है, वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आप इस व्हाट्सएप नंबर से भी बुक मंगा सकते हैं, या तो आप सिर्फ अमेजॉन पर जाओ, अमेजॉन पर जाकर नीट ऑब्जेक्टिव केमिस्ट्री बाय ओसवाल गुरुकुल, बस आप ये डाल दो, आपका काम खत्म। आपको ये बुक खरीद के रखनी है, आपके पास में ये बुक होनी चाहिए, मस्ट रेकमेंड बुक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब गाइस प्रॉब्लम आप समझो मेरी, अगर मुझे किसी की भी रेजिस्टेंस निकालनी है, अगर मुझे किसी का भी रेजिस्टेंस निकालना है तो रेजिस्टेंस निकालने के लिए मुझे व्हीट स्टोन ब्रिज का यूज करना पड़ेगा। रेजिस्टेंस निकालने के लिए मुझे व्हीट स्टोन ब्रिज का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब व्हीट स्टोन ब्रिज के अंदर प्रॉब्लम क्या होती है? व्हीट स्टोन ब्रिज के अंदर मेरे प्यारे बच्चों प्रॉब्लम क्या होती है? इसकी सबसे पहली बात, यहां पर सब कुछ मेटेलिक वायर से कनेक्टेड होता है। यहां पर सब कुछ मेटेलिक वायर से कनेक्ट होता है। और आप क्योंकि केमिस्ट्री में काम कर रहे हो, केमिस्ट्री में तो मेरे प्यारे गुलजारी लालो, मेरे बच्चों, मेरे बकुड़ो, क्या तुम सॉलिड पर काम कर रहे हो, सॉलिड तार पर काम कर रहे हो? नहीं सर, हम तो सॉल्यूशंस पे काम कर रहे हैं। हम तो पानी के अंदर नमक मिलाएंगे, पानी के अंदर HCl मिलाएंगे, पानी के अंदर एसिटिक एसिड मिलाएंगे और उसकी कंडक्टिविटी देखेंगे। तो उसकी कंडक्टिविटी देखने के लिए, अगर आप उसकी कंडक्टिविटी देखना चाहते हो तो क्या तुम उसको तार से कनेक्ट कर दोगे? भाई व्हीट स्टोन ब्रिज में अगर मैं एक ग्लास में HCl का सॉल्यूशन लेके आ गया तो मैं उसको कनेक्ट कैसे करूंगा? तो ढुल जाएगा। ये तो पूरा वायर से कनेक्ट होना पड़ेगा, मतलब हमें यहां पर सॉलिड चीज तो है नहीं। और दूसरा, व्हीट स्टोन ब्रिज के अंदर क्या होता है? डायरेक्ट करंट सप्लाई किया जाता है। डायरेक्ट करंट अगर मैं मेरे सॉल्यूशन को दे दूं तो उसका कंसंट्रेशन कम होने लगेगा, पानी वेपोराइज होने लगेगा, सॉल्यूट की मात्रा बढ़ने लगेगी, सॉल्वेंट की मात्रा कम हो जाएगी, तो ये तो गड़बड़ हो जाएगा। तो क्या करें? तो पहली प्रॉब्लम तो हमने सॉल्व कर दी कि हम यहां पर ऑल्टरनेटिंग करंट देना चालू कर देते हैं। पहली प्रॉब्लम तो गाइस मैंने क्या सॉल्व कर दी? पहली प्रॉब्लम तो मैंने सॉल्व कर दी कि यहां पर मैंने ऑल्टरनेटिंग करंट AC देना स्टार्ट कर दिया। तो पहली प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई। अब दूसरी प्रॉब्लम मेटेलिक वायर है, तो ये मेटेलिक वायर को मैं व्हीट स्टोन ब्रिज में कनेक्ट कैसे करूंगा? तो इसका सॉल्यूशन आया मेरे पास में बाय द नेम ऑफ कंडक्टिविटी सेल। यानी हम लोगों ने क्या करा, केमिस्ट्री में कुछ कंडक्टिविटी सेल्स क्रिएट करे। ये रहे आपके सामने वो कंडक्टिविटी सेल के डायग्राम। एक्चुअली क्या किया जाता है, यहां पर कुछ प्लेटिनाइज्ड इलेक्ट्रोड्स लगा दिए जाते हैं। सर प्लेटिनाइज्ड इलेक्ट्रोड मतलब प्लेटिनम से बने हुए, प्लेटिनम से बने हुए इलेक्ट्रोड बनाए जाते हैं, क्योंकि प्लेटिनम से बना हुआ इलेक्ट्रोड जो होता है मेरे गुलजारी लालो, वो लीस्ट रिएक्टिव होता है। वो आपके सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। जो इसके अंदर आपने यहां पर आपका सॉल्यूशन भर रखा है, जिसका आप कंडक्टेंस, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी निकालना चाहते, तो वो सॉल्यूशन आपने यहां पर बीच में भर दिया। क्या हो गया? इसके अंदर कुछ प्रॉब्लम आ रही है कि नहीं? प्लेटिनाइज्ड इलेक्ट्रोड ठीक है, ठीक से दिख रहा है। वाह यार, आजकल ये अच्छा सिस्टम हो गया अपने पास, पता है, सामने लैपटॉप पे देख लो भैया सब ठीक दिख रहा है कि नहीं, मतलब मच्चानी लाइफ जी रहे हैं। चलो, तो ये चीज क्लियर हो गई। यहां पर हमने कनेक्टिंग वायर लगा दी। अब देखो, ये वायर यहां से आया, ये वायर यहां से आया और हम इसको व्हीट स्टोन ब्रिज में कनेक्ट कर देंगे। देखो दूसरा वाला जो मार्केट में आता है ये खड़ा है, इसमें दो इलेक्ट्रोड ऐसे लगे हुए, प्लेटिनाइज्ड इलेक्ट्रोड है दोनों। ये इनके कनेक्टिंग वायर अपन ने यहां बाहर निकाल दिए, बाहर लाके इनको अपन व्हीट स्टोन ब्रिज से कनेक्ट कर दो और यहां पर अंदर अपन जो है वो आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन फिल कर दो। तो कितना अच्छा हो गया। तो दो टाइप के कंडक्टिविटी सेल मार्केट में आते हैं जो आयोनिक सॉल्यूशंस के लिए काम में आते हैं। अब इन कंडक्टिविटी सेल को हम लोगों ने यहां पर देखो अरेंज कर दिया। कंडक्टिविटी सेल को हम लोगों ने क्या कर दिया? यहां पर अरेंज कर दिया। अब आप लोगों को व्हीट स्टोन ब्रिज का फॉर्मूला तो पता ही होगा। आपको जो अननोन अटैचमेंट है, अगर आपको इसका रेजिस्टेंस निकालना है तो R2 विल बिकम इक्वल टू R1 इंटू R4 डिवाइडेड बाय R3। इस वाले फॉर्मूले से आप इसको निकाल सकते हो। तो यहां से हमें बड़े आराम से रेजिस्टेंस के बारे में पता चल जाता है बाय द हेल्प ऑफ
बाय द हेल्प ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। तो व्हीटस्टोन ब्रिज के बाद में जब आपको रेजिस्टेंस पता चल जाएगा तो आप लोग ये वाला फॉर्मूला जो रेजिस्टेंस का जानते हैं, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो इंटू एल बाय ए, ये बात आप सब जानते हैं। अच्छा, आप ये बात भी जानते थे कप्पा इज इक्वल टू जी इंटू एल बाय ए। भाई मैंने आपको वहां पर सिखाया ही है, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले सिखाया ना, दैट जी आपकी जो कंडक्टिविटी है इज इक्वल टू कप्पा इंटू ए बाय एल। तो यहां पर मैंने क्या करा, कप्पा को इधर ले गया और जी को इधर ले आया, तो ये हो गया कप्पा इज इक्वल टू जी इंटू एल बाय ए। अब यहां पर एक बात आप समझिए, यहां पर आप एक बात समझिए, जो एल बाय ए होता है इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज सेल कांस्टेंट। सर सेल कांस्टेंट क्यों? देखो, जब तुमने एक सेल बनाया, जब तुमने एक सेल बनाया तो उस सेल के अंदर वायर की लेंथ और उसका क्रॉस सेक्शन एरिया तो फिक्स है, वो तो आप हमेशा फिक्स रखोगे। अंदर का इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन बदलेगा, मतलब सर अरे बहुत इजी सी बात है भाई, तुमको अभी मैंने बताया कि अंदर जो सॉल्यूशन है ये सॉल्यूशन बदल रहा है। अगर आपने यहां पर NaCl का सॉल्यूशन रखा तो ये NaCl का सॉल्यूशन हो जाएगा, आई थिंक दिख नहीं रहा है उधर। अगर ये NaCl का सॉल्यूशन भरा तो ये NaCl हो जाएगा, NaCl हटा के KCl कर दो तो ये KCl हो जाएगा, ये हटा के HCl कर दो तो ये HCl हो जाएगा। तो सॉल्यूशन बदल रहा है। ये जो वायर है इसकी लेंथ, ये वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया, अबे ये तो सेम है ना, इट इज ऑलवेज सेम, इट विल नेवर चेंज। तो इसीलिए इसको हमने यहां पर बोला कि भाई जब हम लोग कंडक्टिविटी सेल को व्हीटस्टोन ब्रिज में लगाएंगे तो व्हीटस्टोन ब्रिज के अंदर सिर्फ सोल्यूशन चेंज होगा, एल बाय ए की वैल्यू नहीं। तो हमने इसको सेल कांस्टेंट दे दिया। तो यहां पर आप एक बात देखो, दैट एल बाय ए इज कॉल्ड एज सेल कांस्टेंट। तो यहां पर मैंने लिखा एल बाय ए विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज सेल कांस्टेंट। तो एल बाय ए इज इक्वल टू व्हाट, कप्पा, कप्पा मतलब कंडक्टिविटी, और जी को जब मैं नीचे डिवीजन में जाऊंगा तो इट इज डिनोटेड बाय रेजिस्टिविटी। बहुत इजी है सर, बहुत बढ़िया, मजा आ गया। अच्छा, एक बात मैं आपसे और जानना चाहूंगा कि जो तुम्हारा ए है कप्पा इज इक्वल टू आर और कप्पा डिवाइडेड बाय आर इज इक्वल टू सेल कांस्टेंट। एक चीज और देखो, क्या आप लोग जानते हैं जी इज इक्वल टू 1 बाय आर? हाँ सर, अभी आपने पढ़ा है ना रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। तो क्या इस फॉर्मूले के अंदर अगर मैं कप्पा के साथ में जी की जगह अगर 1 बाय आर इंटू एल बाय ए कर दूं तो कोई बुराई नहीं? सर कोई बुराई नहीं। तो अब इस फॉर्मूले को देखो, एल बाय ए क्या है तुम्हारा, एल बाय ए क्या है, सेल कांस्टेंट। एल बाय ए आपका सेल कांस्टेंट है, आर इधर चला गया मल्टीप्लीकेशन में, तो ये हो गया आर। आर क्या है आपका, आर आपका रेजिस्टेंस है, आर हो गया आपका रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय कप्पा। कप्पा क्या है, कप्पा आपका कंडक्टिविटी है, तो रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय कंडक्टिविटी। तो गाइस ये फॉर्मूले का हेर फेर है, लेकिन इस पर बहुत सारे सवाल आते हैं। इन फॉर्मूलेस को प्लीज ध्यान से देख लीजिएगा, इन फॉर्मूले में कोई गलती ना हो। मैं रिवीजन करवा रहा हूं इसलिए मैं थोड़ा फास्ट चल रहा हूं, लेकिन मैं आपसे उम्मीद रख रहा हूं कि आप लोग ये सब पढ़ रहे होंगे। एंड कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी की हम लोग यहां पर बात करें तो गाइस देखो, कंडक्टिविटी की यहां पर यूनिट साइमन पर सेंटीमीटर या साइमन पर मीटर भी यूज होती है। मोलर कंडक्टिविटी की मोल पर लीटर या मोल पर मीटर क्यूब, ये अलग अलग चीजों की आपको कंडक्टिविटी दे रखी है। केसीएल की एट 298 केल्विन्स पर, उसके अलग अलग मोल्स के लिए, उसके अलग अलग मोल्स के लिए, यानी इसकी मोलारिटी है। आपके केसीएल सॉल्यूशन जब 1 मोलर होगा तो उसकी कंडक्टिविटी इतनी होगी, मोलर कंडक्टिविटी इतनी होगी, लाइकवाइज। तो अभी आपको टेबल समझ में नहीं आएगा क्योंकि मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट समझाने वाला हूं। तो चलिए हम इसे कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी में मोलर कंडक्टिविटी की। गाइस मोलर कंडक्टिविटी समझना बहुत आसान है। अगर आपके पास में 1 मोलर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, अगर आप लोगों के पास में 1 मोलर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, तो 1 मोलर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के द्वारा कितनी कंडक्टिविटी करी जा रही है? इट इज द कंडक्टिविटी डन बाय 1 मोलर सॉल्यूशन, 1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। एक मोलर इलेक्ट्रोलाइट कितनी कंडक्टिविटी कर पा रहा है, दैट इज कॉल्ड एज मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला होता है कप्पा। कप्पा आप लोग सब जानते हैं, व्हाट डू मीन बाय कप्पा? कप्पा मतलब कंडक्टिविटी। तो हम लोग यहां पर बार बार इस चीज को क्यों दोहरा रहे हैं, कप्पा मतलब कंडक्टिविटी, ताकि आपको याद हो जाए।
तो कंडक्टिविटी इंटू 1000 अपॉन मोलारिटी, मोलारिटी कप्पा और 1000, बस ये रिलेशनशिप है। मोलर कंडक्टिविटी की यूनिट साइमन मीटर स्क्वायर पर मोल होती है, साइमन मीटर स्क्वायर पर मोल होती है। क्या यहां पर आपने एक इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप देखा? अगर कंडक्टिविटी को मैं कांस्टेंट कर दूं तो मोलारिटी और मोलर कंडक्टिविटी का इनवर्स रिलेशनशिप है, मोलारिटी और मोलर कंडक्टिविटी का इनवर्स रिलेशनशिप है। मतलब अगर आपके सॉल्यूशन में लेट से तुम्हारे पास में 1 लीटर सॉल्यूशन है, तो अगर तुम्हारे 1 लीटर सॉल्यूशन में मोलारिटी बढ़ती है, यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बढ़ते हैं, यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट बढ़ते हैं, इलेक्ट्रोलाइट की मात्रा बढ़ती है, तो उसकी मोलर कंडक्टिविटी घटने लग जाएगी। मतलब अगर तुमने मोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट बढ़ा दिए तो मोलर कंडक्टिविटी घटना शुरू हो जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आगे काम में आएगा। दूसरा होता है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। कुछ भी नहीं होता, आप लोगों को मालूम है इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास निकालने का तरीका सबको पता है, मोलर मास अपॉन एन फैक्टर, ये वो एन फैक्टर वाला फंडा है। तो कप्पा इंटू 1000 अपॉन नॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी जिसको पता है वो तो कर सकता है। इसकी यूनिट साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर या साइमन मीटर स्क्वायर कर लो, कोई बात नहीं, साइमन मीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट। यहां पर जैसे मोलारिटी के लिए अपन पर मोल लिखते हैं ना, वैसे इक्विवेलेंट के लिए, नॉर्मेलिटी के लिए हम पर इक्विवेलेंट लिखते हैं। तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं। नाउ हम आगे चलते हैं और एक ग्राफ हम लोग यहां पर देखते हैं। गाइज यहां पर क्या हुआ, 2 ग्राफ बनाए गए। आपके सामने एक ही ग्राफ बना हुआ है, मैं यहां पर 2 ग्राफ बनाऊंगा। एक ग्राफ में ऐसा बनाऊंगा, 2 ग्राफ आई एम गोइंग टू मेक। इसमें मेरे प्यारे बच्चों जो पहला ग्राफ है यानी मोलर कंडक्टिविटी का वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन, अंडर रूट में कॉन्सेंट्रेशन लिख लो। जैसे यहां पर तुमको c की पावर में 1/2 दिख रहा है ना, तो आपको c की पावर 1/2 नहीं पसंद आ रहा, c की पावर 1/2 नहीं पसंद आ रहा, आप इसको अंडर रूट में कॉन्सेंट्रेशन लिख लो, कोई चिंता वाली बात नहीं है, आप इसको अंडर रूट में कॉन्सेंट्रेशन लिख लो। नाउ गाइस क्या होगा, यहां पर आप लोग सब जानते हो कि हमारे पास में जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो स्ट्रॉन्ग भी होते हैं और वीक भी होते हैं। हमारे पास में 2 तरीके के इलेक्ट्रोलाइट है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट भी है और वीक इलेक्ट्रोलाइट भी है। तो गाइस आपका जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, मैं अच्छा देखो दोनों में यहां पर कर्व दे रखा है तो मैं इसको रब कर देता हूं, इसकी हमको नीड नहीं है। आप देखो जब आपके पास में KCl नाम का एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट आता है तो क्या देखा गया, KCl नाम का जब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट आया तो क्या देखा गया। देखो सबसे पहली बात, एक बात समझने की कोशिश करो कि जो तुम्हारा कंडक्टिविटी होती है, जो तुम्हारी कंडक्टिविटी होती है, पहले उसका केस समझो। कंडक्टिविटी इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। भाई कंडक्टिविटी का काम क्या है कि अगर तुमने इलेक्ट्रोलाइट्स का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दिया तो कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी, क्योंकि कंडक्टिविटी डिपेंड करती है नंबर ऑफ कैटायन और नंबर ऑफ एनायन पर। कितने कैटायन है कितने एनायन है ये उस पर डिपेंड करेगी। ठीक है, समझ में आ रहा है सब लोगों को पक्का बढ़िया तरीके से। लेकिन अगर मैं मोलर कंडक्टिविटी की बात करूं तो इट विल डिपेंड अपॉन कॉन्सेंट्रेशन, इट विल डिपेंड ऑन कॉन्सेंट्रेशन एंड ऑन नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। मतलब आपके इलेक्ट्रोलाइट का नेचर कैसा है ये पर्टिकुलरली उस पर भी डिपेंड करेगी। तो यहां पर आप एक बात समझो कि अगर तुम्हारे पास में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट तो 100% डिसोसिएट हो जाता है, 100% टूट जाएगा। मतलब अगर आपने 1 मोल KCl लिया हुआ है, अगर आपने 1 मोल KCl लिया हुआ है तो ये KCl पूरा का पूरा 1 मोल कैटायन और 1 मोल एनायन में टूट जाएगा। तो यहां पर क्या देखा गया, अभी आपको थोड़ी देर पहले मैंने फॉर्मूला भी सिखाया था, मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 अपॉन मोलारिटी। और आप लोग सब जानते हैं कि जब जब मोलारिटी बढ़ेगी डेल्टा एम कम होगा। तो यहां पर आप ग्राफ में देखो कि यहां पर कॉन्सेंट्रेशन 0.4 था, यहां पर हमने कॉन्सेंट्रेशन कम कर दिया, मतलब यहां पर हमने मोलारिटी कम कर दी, और यहां पर आते आते हमने मोलारिटी 0 कर दी। मतलब जब आप ग्राफ में राइट से लेफ्ट की ओर जा रहे हो, जब आप ग्राफ में राइट से लेफ्ट की ओर जा रहे हो, उल्टा जा रहे हो, कॉन्सेंट्रेशन कम कर रहे हो, तो आप देख रहे हो कि लगातार एकदम लगातार
बिल्कुल एक प्रॉपर लाइन के फॉर्म में आप लोगों को यह ग्राफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी जैसे जैसे कॉन्सेंट्रेशन कम होगा वैसे वैसे मोलर कंडक्टिविटी बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे कॉन्सेंट्रेशन कम होगा वैसे वैसे मोलर कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। तो हमने यहां पर देखा भी है कि अगर तुम मोलैरिटी कम कर दोगे तो मोलर कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। क्या ये चीज क्लियर हुई मेरे प्यारे बच्चों? अच्छा, एक बात और बताऊं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का मोलर कंडक्टिविटी निकालना इज अ वेरी इजी टास्क। क्यों? क्योंकि जब आप यहां पर एक बात ऑब्जर्व कर रहे हो कि यहां तक तो आपका ग्राफ ऑलरेडी आ ही गया है, आपका ग्राफ यहां तक तो आ ही गया है। अब ये जो जीरो है, आप मैथमेटिकली इस ग्राफ को एक्स्ट्रापोलेट कर लो, आप मैथमेटिकली इस ग्राफ को आगे बना लो और यहां वाले पॉइंट पर आप मैच कर लो कि जब आपने इनफाइनाइट टाइम डाइल्यूशन कर लिया, यानी इतना डाइल्यूशन कर लिया कि तुम्हारा कॉन्सेंट्रेशन ऑलमोस्ट जीरो हो गया। मतलब हमने क्या करा, हमने हमारे सोल्यूशन में इतना पानी मिला दिया, इतना पानी मिला दिया, इतना पानी मिला दिया कि जो तुम्हारा सॉल्यूट है उसकी मात्रा ऐसा लग रही है कि कुछ है ही नहीं। मतलब हमने उसको इनफाइनाइट टाइम डाइल्यूट कर दिया, मतलब हमने कॉन्सेंट्रेशन को लगभग जीरो कर लिया। तो हमको आराम से यहां पर वैल्यू मिल जाएगी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू तो ग्राफ को एक्स्ट्रापोलेट करके ही बनाई जा सकती है। लेकिन बात आती है हमारे वीक इलेक्ट्रोलाइट की। वीक इलेक्ट्रोलाइट वाले केस में आप देखो, कुछ टाइम तक तो कोई चेंज नहीं आया, कोई चेंज नहीं आया, कोई चेंज नहीं आया, डाइल्यूशन में करता रहा इस वीक इलेक्ट्रोलाइट का। वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं? जो 100% डिसोसिएट ना हो। अगर तुमने 1 मोल वाटर में डाला है तो शायद 0.2 मोल ही टूटे, 0.8 मोल अनडिसोसिएटेड फॉर्म में रह जाए, तो कोई चेंज नहीं आ रहा, कोई चेंज नहीं आ रहा। लेकिन जैसे जैसे आप इनफाइनाइट डाइल्यूशन की तरफ बढ़े, आप देखते हो कि अचानक से इसकी वैल्यू बहुत हाई हो जाती है। एसिटिक एसिड का मोलर कंडक्टिविटी नियर इनफाइनाइट डाइल्यूशन एकदम बढ़ जाता है। तो अब प्रॉब्लम ये होती है कि ऐसे कर्व को मैं कैसे एक्स्ट्रापोलेट करूं? मेरे को क्या मालूम कि ये जीरो कॉन्सेंट्रेशन पर कब पहुंचेगा? ये ऐसा तो जा नहीं रहा है, ये तो नीचे सीधे जाने की जगह तो ऊपर निकल गया, तो ये पता नहीं कहां तक जाएगा। तो मैं ऐसे ग्राफ को एक्स्ट्रापोलेट नहीं कर पाऊंगा। तो मोलर कंडक्टिविटी वीक इलेक्ट्रोलाइट की स्टीपली कम, मतलब कांस्टेंट रहती है। डाइल्यूशन करते चलो कोई चेंज नहीं, कोई चेंज नहीं, कोई चेंज नहीं, हल्का चेंज आया, हल्का चेंज आया, एकदम बढ़ गई। तो इस ग्राफ का कोई ईमान धर्म ही नहीं है ये कभी भी चेंज हो सकता है। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट वाले केस में हम क्या करें कि मोलर कंडक्टिविटी हमें पता चल जाए? तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं कॉलरॉश लॉ। कॉलरॉश लॉ क्या बोलता है? मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इसको क्या बोलते हैं? मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशंस ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। एक इलेक्ट्रोलाइट की जो मोलर कंडक्टिविटी होती है इनफाइनाइट डाइल्यूशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैटायन मल्टीप्लाई बाय मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कैटायन प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एनायन। ऑब्वियसली नंबर ऑफ मोल्स किसके? एनायन के, मल्टीप्लाई बाय मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एनायन। इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको मोलर कंडक्टिविटी मिल जाएगी। क्या ये चीज क्लियर हुई? तो अब कॉलरॉश ने एक बड़ा इंपॉर्टेंट गेम खेला। कॉलरॉश ने क्या करा? देखो सीधी सी बात है, कॉलरॉश ने बोला कि देखो मेरे पास में जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, जैसे कि मेरे पास में CH3 COONA, ये एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट CH3 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव और Na पॉजिटिव में टूटेगा। तो कॉलरॉश ने इस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में एनायन का मोलर कंडक्टिविटी और इस कैटायन की मोलर कंडक्टिविटी पता कर ली। फिर कॉलरॉश ने क्या गेम खेला? HCl लेकर, HCl भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो कॉलरॉश ने यहां पर Cl नेगेटिव और H पॉजिटिव, इनकी भी मोलर कंडक्टिविटी निकाल ली। इनकी भी क्या करी? मोलर कंडक्टिविटी निकाल ली। अब कॉलरॉश से पूछा गया कि क्यों कॉलरॉश तू स्ट्रॉन्ग की बात कर रहा है, वीक इलेक्ट्रोलाइट का क्या होगा?
वीक इलेक्ट्रोलाइट जिनके ग्राफ को हम एक्स्ट्रापोलेट नहीं कर सकते क्योंकि उनका ग्राफ ऐसा कर्व में ऊपर चला जाता है, तो हमें पता ही नहीं चलता, हमें पता ही नहीं चलेगा कि ये लाइन कब किस पॉइंट पर, किस पर्टिकुलर पॉइंट पर जाकर जीरो से टकराएगी। जैसे हमें ये केसीएल स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के ग्राफ के बारे में तो पता था कि ये जा रहा है, ये जा रहा है और ये ऐसे ही जाकर अल्टीमेटली यहां पर जीरो को टच कर जाएगा। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की वैल्यू तो मिल गई, तू वीक की कैसे निकालेगा? तो कोलरॉश ने बोला भाई मैं मेरे फॉर्मूले का यूज करूंगा, मैं मेरे फॉर्मूले का यूज करूंगा। तुमने मुझसे पूछा कि CH3COOH एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो इस वीक इलेक्ट्रोलाइट का मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशंस क्या होगा? तो मैं बोलूंगा कि भैया आप एक काम कीजिए, आप इसमें 1 लिखिए क्योंकि इसमें CH3COO नेगेटिव एनायन के 1 मोल है, मल्टीप्लाई बाय मोलर कंडक्टिविटी ऑफ CH3COO नेगेटिव प्लस 1 मोल आपके कैटायन के हैं इनटू इट्स मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ H प्लस। अब आप बोलोगे इन दोनों की वैल्यू कहां से लाओगे? वैल्यू हम लेकर तो आ गए हैं, वैल्यू हम ऑलरेडी ले आए हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में से। तो कोलरॉश ने एक बहुत बढ़िया टेबल भी दिया है और उस टेबल का देखो, ये टेबल का हम लोग इस्तेमाल करके किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी बड़े आराम से निकाल सकते हैं। ये देखो हाइड्रोजन की मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन आपको दे रखी है, CH3COO नेगेटिव की दे रखी है। तो अब आप यहां पर बताओ, अगर तुमसे कोई पूछता है मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ CH3COOH तो आप क्या करोगे? CH3COO नेगेटिव की वैल्यू है 40.9 प्लस H की वैल्यू है 349.6, दोनों का सम कर दो। 9 प्लस 6 5, 1 कैरी, 9 प्लस 10 0, 1 कैरी, 4 प्लस 4 8 प्लस 1 9 एंड 390.5 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ये इसकी वैल्यू निकल गई, खत्म काम। तो भैया मोलर कंडक्टिविटी निकालना इट इज अ वेरी इजी टास्क, इट इज अ खेल ऑफ बच्चों का, कोई तेल नहीं निकलने वाला अच्छे अच्छों का। ठीक है, कोई प्रॉब्लम मेरे प्यारे बच्चों? नाउ दो इंपॉर्टेंट बातें जो मैं आपको और बताना चाहूंगा इस कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। एक इलेक्ट्रोलाइट कितना डिसोसिएट हो रहा है, अगर अल्फा की वैल्यू 1 हो जाए मतलब इलेक्ट्रोलाइट पूरा 100% डिसोसिएट हो गया, 100%। लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट की कैसे निकालेंगे? तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे मोलर कंडक्टिविटी एट एनी गिवन कॉन्सेंट्रेशन, एट एनी गिवन कॉन्सेंट्रेशन। यानी आपको एक गिवन कॉन्सेंट्रेशन है, उस कॉन्सेंट्रेशन पर आपके इलेक्ट्रोलाइट का मोलर कंडक्टिविटी कितना है डिवाइडेड बाय मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। यानी कि आपने इतना डाइल्यूशन कर दिया, इतना डाइल्यूशन कर दिया कि ग्राफ के हिसाब से उसमें कॉन्सेंट्रेशन ही जीरो हो गया। वैसे जीरो होगा नहीं बट इनफाइनाइट डाइल्यूशन बनाया, तो इससे आपको अल्फा की वैल्यू मिल जाएगी। नाउ दूसरा क्वेश्चन आता है आपके डिसोसिएशन कांस्टेंट पर, डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka। तो डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka की वैल्यू निकालने का तरीका होता है C मतलब कॉन्सेंट्रेशन, मतलब तुम्हारे कितने मोल्स हैं, क्या मोलारिटी है वो, मल्टीप्लाई बाय अल्फा, अल्फा इज योर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बस। तो C इंटू अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा, और इस तरीके से आप लोग आपके इसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हो। सो गाइस अनअकैडमी से आगे एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट, अगर आप लोग अनअकैडमी पर 45 डेज का फ्री प्लस सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो तो वो अभी 299 रुपीज में आपको मिल रहा है क्लास 8 से 12 तक का। एंड इसके अंदर आप किसी भी प्लस क्लास को अटेंड कर सकते हो और किसी भी एडुकेटर से पढ़ सकते हो। आपको यहाँ पर कोड यूज करना है ग्रेविटी, GRAVITY। तो ये आपको प्लस सब्सक्रिप्शन और कम पड़ जाएगा, आई थिंक नियर अराउंड 240 रुपीज में पड़ जाएगा। तो अभी इसे ट्राई करो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। लेट्स क्रैक इट गाइस। तो अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एंड इलेक्ट्रोलिसिस। नाउ गाइस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होता है भाई, बहुत अच्छे तरीके से हम लोग इसको जानते हैं, बचपन से पढ़ते आए हैं। जल्दी से एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बनाएंगे। मेरे पास में किस तरीके का चेंबर होता है, जैसे आप लोगों ने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनाया था, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में हमारे पास में 2 चेंबर होते थे। यहां पर वो लफड़ा नहीं है, यहां पर हमारे पास में एक ही चेंबर होता है। इस चेंबर में हमारे पास में यहां पर इस तरीके से 2 इलेक्ट्रोड्स डिप्ड रहते हैं। दोनों इलेक्ट्रोड सेम मेटल के हो सकते हैं, सेम टाइप के हो सकते हैं। यहां पर खास बात ये होती है कि यहां पर आपके इलेक्ट्रोड से हमें एक बैटरी कनेक्ट करनी पड़ती है,
बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल और बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल यहां पर होगा। नाउ गाइस, क्योंकि बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल यहां पर है, हमारे इस पूरे इलेक्ट्रोड पर नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो चुका होगा। अब नेगेटिव की तरफ पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव मतलब कैटायन, तो ये इसे नाम दे दिया जाएगा कैथोड। दिस विल बी कॉल्ड एज कैथोड। एंड यहां पर आपके सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो चुका होगा, तो इसे अट्रैक्ट करेगा एनायंस को, इसकी तरफ एनायंस आएंगे, इसलिए इसका नाम पड़ जाएगा एनोड। ठीक है, हमने इसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया है। अब हमने क्या करा, इसके अंदर हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन हमने इसके अंदर फिल कर दिया। इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन हमने क्या करा, इसके अंदर फिल कर दिया। ये मैंने आपका लेट से यहां पर एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन फिल कर दिया। इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन फिल कर दिया, लेट से यहां पर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन AB है। ठीक है प्यारे बच्चों, यह आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बस बिल्कुल सिंपल एंड सोबर दिखाई देता है। अब यहां पर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, हमने इसके अंदर करंट पास करा। जैसे मैंने करंट पास करा, मेरा A और B नाम का इलेक्ट्रोलाइट टूट गया, A पॉजिटिव में और B नेगेटिव में टूट गया। ये A पॉजिटिव में और B नेगेटिव में। अब B नेगेटिव डेफिनेटली एनोड की तरफ भागेगा, जो आपका B नेगेटिव है वो डेफिनेटली एनोड की तरफ भागेगा। आप देखेंगे एनोड के पास में B नेगेटिव की भरमार हो चुकी है, एनोड के पास में बहुत सारे B नेगेटिव लटूम गए हैं। अच्छा, B नेगेटिव करेगा क्या, आप लोग सब अभी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में पिछले लेक्चर में पढ़ के आए हैं, एनोड इज ऑलवेज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑक्सीडेशन। तो एनोड पर जब B नेगेटिव जाएगा तो B नेगेटिव जाकर अपने इलेक्ट्रॉन को छोड़ देगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो आप लोगों को इस एनोड के ऊपर ढेर सारे इलेक्ट्रॉन जमा होते हुए दिखाई देंगे। इनफैक्ट ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन यहां से मूव करना शुरू कर देंगे एंड ये इलेक्ट्रॉन इस तरीके से मूव करते हुए आपके कैथोड की तरफ पहुंचना शुरू कर देंगे। इस तरीके से आपके इलेक्ट्रॉन एनोड से कैथोड की तरफ मूव करना चालू कर देंगे। अच्छा, आप लोग सब जानते हैं कि एनोड के अलावा जो तुम्हारा कैथोड होता है, कैथोड इज ऑलवेज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिडक्शन। कैथोड पर हमेशा रिडक्शन होता है। तो आपका जो A पॉजिटिव आपके जो एनायंस हैं, सॉरी आपके जो कैटायंस हैं, ये सारे बेचारे कैथोड के ऊपर लटूम गए हैं। क्यों लटूम गए हैं, क्योंकि इन कैटायंस को मालूम है कि यहां पर इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो इन्हें इलेक्ट्रॉन मिलेगा और ये अपने फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। समझ में आई बात आपको। तो इस तरीके से आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सेल वर्क करेगा। और यहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं, बाय द यूज ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, बाय द यूज ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम यहां पर एक केमिकल रिएक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। यानी हम उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को अल्टीमेटली केमिकल एनर्जी में बदल रहे हैं। दिस इज हाउ योर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल वर्क्स। आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सेल मेरे प्यारे किडीज इस तरीके से वर्क करेगा। नाउ अगर आपसे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पूछा जाता है, तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर आप लोगों से प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस पूछा जाएगा। तो गाइस यहां पर ध्यान रखना, प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस में सबसे पहला इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोडक्ट, अगर तुम कोई मॉल्टन इलेक्ट्रोलाइट यूज कर रहे हो, तो गाइस मॉल्टन इलेक्ट्रोलाइट यूज कर रहे हो, फॉर एग्जांपल यानी मैंने मॉल्टन NaCl यूज कर लिया, मैंने यहां पर NaCl को उसके मॉल्टन फॉर्म में यूज कर लिया, तो यहां पर क्या देखने को मिलेगा मुझे पता है, दो सोडियम तुम्हारे सॉलिड फॉर्म में अलग हो गए। सोडियम क्योंकि कैटायन है, ये आपको कैथोड पर डिपॉजिटेड दिखेगा, ये कैथोड पर जाकर डिपॉजिट हो जाएगा और आप लोगों को क्लोरीन नाम की गैस बाहर निकलते हुए दिखेगी। क्लोरीन क्योंकि एनायनिक फॉर्म में टूटेगा, इसलिए ये आपको एनोड से रिलीज होता हुआ दिखाई देगा। देखो मैं आपको पीछे चल के डायग्राम में दिखा देता हूं तो इमेजिनेशन में भी आ जाएगा। इमेजिन करो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन और कुछ नहीं NaCl है, तो ये AB NaCl के फॉर्म में टूट रहा है, यहां पर बन रहा है ये Na पॉजिटिव, यहां पर बन रहा है ये Cl नेगेटिव।
अब आप लोग सब जानते हैं Cl नेगेटिव जब एनोड पर जाएगा तो Cl एक इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा। अब हम एक काम करते हैं, यहां पर अगर दो Cl नेगेटिव ले ले, यानी अगर हम यहां पर दो NaCl ले ले तो यहां पर दो Cl नेगेटिव हो जाएगा। तो दो Cl नेगेटिव दो इलेक्ट्रॉन छोड़ेंगे, दो क्लोरीन के एटम आपस में जुड़ के क्लोरीन गैस बन के ऑक्सीडेशन हो जाएगा, एनोड से क्लोरीन गैस निकल जाएगी। वहीं पर तुम्हारे यहां पर दो सोडियम बन जाएंगे, 2Na पॉजिटिव हो जाएगा, यहां पर 2Na पॉजिटिव आएंगे। ये दो इलेक्ट्रॉन जो यहां से चले थे ये यहां से चल के इसे इस तरफ मिल जाएंगे और ये कन्वर्ट हो जाएगा टू सोडियम एटम में सॉलिड फॉर्म में। तो यहां पर आपको धीरे धीरे सॉलिड फॉर्म में कैथोड के ऊपर सोडियम नाम का मेटल डिपॉजिट होता हुआ नजर आएगा और यहां से आपको क्लोरीन गैस इवॉल्व होती हुई नजर आएगी। तो पहला प्रोडक्ट आप लोगों को समझ में आ गया। फर्स्ट प्रोडक्ट इज वेरी इजी, ठीक है, कोई दिक्कत। लेकिन जब मैं दूसरे प्रोडक्ट की तरफ चलता हूं, जब हम यूजुअली एक्वस सोल्यूशन ले लेते हैं, जब हम यूजुअली एक्वस सोल्यूशन ले लेते हैं तो एक्वस सोल्यूशन के अंदर एक कॉन्सेप्ट ध्यान रखना पड़ेगा कि जैसे मान लो आपका यहां पर मैंने NaCl ले लिया तो डेफिनेटली NaCl जाकर Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव में टूटेगा। लेकिन एक्वस सोल्यूशन में वाटर होने की वजह से वाटर H+ फॉर्म में और OH नेगेटिव फॉर्म में वाटर भी टूटेगा। अब यहां पर आ जाएगा पूरा का पूरा केस डिस्चार्ज पोटेंशियल पर। गाइस डिस्चार्ज पोटेंशियल का मतलब होता है रिएक्शन से डिस्चार्ज करने के लिए, बाहर निकालने के लिए जिस कैटायन और जिस एनायन को कम पोटेंशियल देना पड़े, लेस पोटेंशियल देना पड़े, वो जल्दी बाहर निकल जाएगा। जरा सी एनर्जी दी बाहर, जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल ज्यादा होता है वो रिएक्शन में ले जाएगा। तो डिस्चार्ज पोटेंशियल लेस विल बी रिमूव्ड while those with high discharge potential will remain inside the cell। तो यहां पर क्या होता है, यहां वाले केस में ये दोनों कैटायंस हैं Na पॉजिटिव एंड H पॉजिटिव, ये दोनों कैटायंस किसकी तरफ भागेंगे, कैथोड की तरफ भागेंगे और ये दोनों एनायंस एनोड की तरफ भागेंगे, ये दोनों एनोड की तरफ भागेंगे। समझ पा रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों बात को। नाउ यहां पर हाइड्रोजन का डिस्चार्ज पोटेंशियल लेस होता है, हाइड्रोजन हैव लेस डिस्चार्ज पोटेंशियल और यहां पर क्लोरीन का लेस डिस्चार्ज पोटेंशियल होता है एनायन में। तो इसकी वजह से क्या होगा, यहां पर आप दो वाटर के मॉलिक्यूल लेंगे, यहां पर आप दो Na लेंगे तो यहां पर दो Na, दो Cl, दो ये और दो ये बनेगा। अब क्या होगा आप लोग सब जानते हैं, कैथोड पर 2H पॉजिटिव दो इलेक्ट्रॉन लेकर हाइड्रोजन गैस बन के उल्ला उल्ला कर लेंगे। वहीं पर एनोड पर क्योंकि Cl2 का डिस्चार्ज पोटेंशियल कम है, दो Cl नेगेटिव Cl2 में कन्वर्ट होकर दो इलेक्ट्रॉन छोड़ के ये गैस बन के उड़ जाएगा। अब रिएक्शन चेंबर में कौन रह गया, ये 2Na पॉजिटिव 2OH नेगेटिव, तो अल्टीमेटली आपको यहां पर 2NaOH प्रोडक्ट मिलेगा। तो अगर मैं आपको इस केमिकल रिएक्शन को प्रॉपरली लिखकर बताऊं तो ये रिएक्शन आप ऐसे लिखेंगे 2NaCl प्लस 2 मोल्स ऑफ वाटर। जब आप इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन इलेक्ट्रोलिसिस करोगे तो ये NaOH में, हाइड्रोजन गैस में और क्लोरीन गैस में कन्वर्ट होगा। ये आप लोगों को कैथोड से बाहर निकलती हुई दिखाई देगी, ये आप लोगों को एनोड से बाहर निकलती हुई दिखाई देगी और ये आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। तो दिस इज योर प्रोडक्ट। तो आप लोगों को थोड़ा सा इस बारे में ध्यान रखना पड़ेगा। खैर आपसे कोई डिस्चार्ज पोटेंशियल पर क्वेश्चन नहीं करेगा। नाउ गाइस क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट की बात करी जाए, मतलब क्वांटिटी की बात करी जाए कि इलेक्ट्रोलाइसिस करने पर कितनी मात्रा में एनोड से कोई गैस बाहर निकल रही है, कितनी मात्रा में कैथोड के ऊपर कोई मेटल जमा हो रहा है, अमाउंट की बात करी जाए तो वो फराडे लॉ हमें मदद करता है। फराडे का पहला लॉ कहता है द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड और रिलीज्ड,
कितनी, मतलब वो अमाउंट, वो मात्रा जिसमें वो सब्सटेंस डिपॉजिट हो रहा है, रिलीज हो रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज। आप कितना चार्ज सप्लाई कर रहे हो, मतलब आपका यहां से आप आपके इस बैटरी से इसमें कितना चार्ज सप्लाई कर रहे हो, जितना चार्ज सप्लाई करोगे उतना ज्यादा अमाउंट वहां पर डिपॉजिट होगा। जब आप W का प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाएंगे तो ये बन जाएगा Z इंटू क्यू। Z का फॉर्मूला यानी Z की वैल्यू निकालने का फॉर्मूला था इक्विवेलेंट वेट ऑफ अ सब्सटेंस। जैसे आप अगर रिएक्शन में सोडियम की बात कर रहे हो तो सोडियम का इक्विवेलेंट वेट ले लो, अगर आप पोटेशियम की बात कर रहे हो पोटेशियम का ले लो, अगर आप हाइड्रोक्साइड की बात कर रहे हो तो उसका ले लो, जिसके सब्सटेंस की बात कर रहे हो, जैसे आप NaOH की बात कर रहे हो NaOH का ले लो, उसका सब्सटेंस का इक्विवेलेंट वेट ले लो डिवाइडेड बाय 96500। आई होप आपको इक्विवेलेंट वेट निकालना आता है। मैंने सोल्यूशन चैप्टर में पढ़ाया था इक्विवेलेंट वेट निकालने का तरीका होता है मोलर मास अपॉन एन फैक्टर। तो इससे आप लोगों को इक्विवेलेंट वेट निकल जाएगा। Z आ गया और Q क्या है, यानी चार्ज क्या है, चार्ज इज करंट इनटू टाइम, जनरल फिजिक्स से करंट इनटू टाइम, यानी करंट आप कितने समय के लिए पास कर रहे हो वो चार्ज के बराबर हो जाएगा। तो W इज इक्वल टू Z इंटू आई इंटू टी, ये आपका फैराडे फर्स्ट लॉ का फॉर्मूला हो गया। फैराडे सेकेंड लॉ क्या बोलता है कि अगर मान लो आपने दो इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन को सीरीज में कनेक्ट कर रखा है, मतलब आपने सीरीज में दो इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन को कनेक्ट कर रखा है, अगर आपने पहले वाले में लेट से AgNO3 रख रखा है और आपने दूसरे वाले में CuNO3 होल ट्वाइस रख रखा है, तो अगर आप इन दोनों सीरीज में कनेक्टेड सोल्यूशन से अगर इक्वल अमाउंट में करंट पास करोगे या इक्वल अमाउंट में चार्ज पास करोगे, मतलब अगर आपने यहां से चार्ज पास करा इसमें और इसमें और दोनों में चार्ज सेम पास करा तो क्या होगा, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा या इसका लॉ हो जाएगा द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड, द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड, द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड और रिलीज्ड, दोनों हो सकता है, will be equal to the equivalent weight, will be equal to the equivalent weight of that substance। यानी अगर आपसे बोले कि AgNO3 में से कितना सिल्वर डिपॉजिट होगा, CuNO3 होल ट्वाइस में से कितना कॉपर डिपॉजिट होगा आपके कैथोड पर, तो वो बराबर होगा उसके इक्विवेलेंट वेट पे। कॉपर का और सिल्वर का कितना इक्विवेलेंट वेट है उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो गाइस ये फैराडे के दोनों लॉ हो गए। नाउ आई होप आप लोग अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करोगे, अच्छे तरीके से इस चैप्टर को रिवाइज करोगे, अच्छे तरीके से पढ़ोगे और अच्छे तरीके से एग्जाम देकर आओगे। हमें फोड़ना है गाइस, हमें तबीयत से फोड़ना है इस चैप्टर को। तो गाइस सब कुछ आई होप क्लियर हो गया होगा। प्लीज इस वीडियो को ध्यान से देखिए, कोई डाउट हो तो मुझे बताएं। हम लोग नया सेशन स्टार्ट करने वाले हैं, तो इट्स अ रिक्वेस्ट अपने जूनियर्स को ग्रेविटी सर्कल जरूर रेकमेंड करें। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।